मैं हरशंकर जी, आप जरा एक दो चीजें बताइए, क्योंकि आपकी टिप्पणी मतलब मुझे आपकी टिप्पणी में हरदम एक जो हरशंकर परसाई या वो नजर आते हैं, क्योंकि वो एक उसमें एक व्यंग होता है जो आजकल बहुत मुश्किल है, मतलब सबसे मुश्किल, हम सब लोगों का सबसे मुश्किल काम व्यंग है। हम लोग तो ये एनालिसिस कर देते हैं यहाँ होगा इससे कम, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि ये जो एक विद्रोह के स्वर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो जम्मू में भाई दफ्तर में घुस के 500 आदमी तोड़फोड़ कर रहे हैं, हरियाणा में भी इस तरह की उम्मीद काफी कुछ है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो हम लोग की समझ में नहीं आ रहा था कारण कि इन्होंने चारों स्टेट के इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं कराए, उसमें अब कुछ कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये चारों सब जगह ये विद्रोह होगा, और इनको ये था कि अगर चारों जगह का विद्रोह हो जाएगा तो ये सेटल कैसे करेंगे भाई। दुश्मन जैसे होता है ना कि एक एक जगह आग, वो फायर टेंडर तो एक ही है, आग बुझाने वाले वो दो ही लोग हैं, अब उसमें कहां कहां पानी डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विद्रोह हुआ है ये अब कहीं रुकेगा कि ये बीजेपी में लगातार अब चलता रहेगा, क्योंकि एक बार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है तो जरा जल्दी अब तो सबकी सबकी हिम्मत खुल रही है अब बोलने की। और क्या ये भी एक कारण था कि एक साथ चुनाव नहीं कराए गए? हरशंकर भाई जी, सभी को प्रणाम, राकेश जी को, जलील साहब को, अजय भाई को, और आनंद वर्धन जी को डबल के उन्होंने अवसर दिया। तो देखिए, डबल प्रणाम इसलिए कि इन्होंने मुझे 56 इंच पर बोलने के लिए सीधे बुला लिया, और आनंद वर्धन जी ने मेरे जैसे दुबले पतले छरेरे व्यक्ति को 56 इंच पर बोलने के लिए बुला लिया, तो मैं वैसे ही मतलब सिकुड़ के आधा हो गया। राकेश जी, आनंद जी भी भूल गए कि जो 56 इंच था वो था, अब नहीं है। अब तो वो सिकुड़ के कितने इंच का रह चुका है, 36 का हो गया, 24 का हो गया, 32 का हो गया। इसकी माप कोई नया दर्जी लेकर आएगा तब पता चलेगा। देखिए, उनका जो रुतबा था, उनका जो मतलब उनकी जो बुलंदी थी, वो तो जवानी तो उनकी ढल चुकी। हालांकि वो बुढ़ापे में राजनीति में प्रवेश किए और अपने को हमेशा ये दिखाते रहे कि वो 150 साल तक जिएंगे, 200 साल तक जिएंगे। अभी भी 2047 का और उसके बाद का 3047 तक का भी वो एजेंडा बना सकते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है। ऐसा वो खुद कहते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मामला देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो अचानक से नहीं हुआ है। ये इसकी प्रक्रिया जो है राहुल गांधी ने शुरू कर दी, और राहुल गांधी ने जब उनको भंग किया, उनके जो महिमा मंडन था उसको उन्होंने खत्म किया, महिमा मंडन को। और राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दे उठाए और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, और फिर सबसे पहले तो वो छवि तोड़ी जो अरबों खरबों रुपया खर्च करके पप्पू की छवि बनाई थी, और उसके बाद उस पप्पू ने मोदी को पप्पू बना दिया। अब देखिए कि अब की बार 400 पार कहने वाले मोदी जब पूरे गठबंधन के तामझाम को लेकर 300 भी पार नहीं कर सके, स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी बीजेपी, और जब अब उन्हें एक के बाद एक कमजोर होने के बाद उनको अपने फैसलों को पलटना पड़ता है, वापस होना पड़ता है, ये मैसेज साफ साफ चला गया है। पार्टी के लोग पहले ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश थे, वो थोड़ा सा डर के अपनी लालच में अपने उसमें बोलते नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, ये तो बहुत कमजोर हो गया है, तो जब इनके अलायंस भी गुर्राने लगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो केसी त्यागी हो, चाहे वो कोई और हो, और इनकी पार्टी में भी अपना विद्रोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने दरअसल कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी। कांग्रेस मुक्त भाजपा का सपना और उसका नारा देते देते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। अब ये जो है जो भाजपा है वो दरअसल वो भांगरेस है। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है, ये भांगरेस है।
तो ये भांगरे जो है, इसमें कांग्रेस का जो लोग आए, वर्चस्व मिला, जो डील हुई, उससे लोगों में बहुत नाराजगी है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हम तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए, झाड़ू लगाने के लिए रह गए, हम झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रह गए। 40 साल से 30 साल से हमने संघर्ष किया, और हम जिस आइडियोलॉजी के लिए लड़े और जिनके लिए लड़े वही हमारे सिर पर सवार हो गए, टिकट उनके लिए हो गया। तो ये विद्रोह तो आनंद जी उनको होना ही था, और निश्चित तौर पर ये विद्रोह सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये विद्रोह हर जगह देखने को मिलेगा, और लगभग ये चिंगारियां सब जगह सुलग रही हैं। चाहे वो अभी देखिए, चंपई सोरेन 30 तारीख को शामिल हो रहे हैं अपने और अपने पुत्र के साथ। जो आदमी 2 सीट नहीं जीत सकता उसको ला रहे हैं। तो अब इन्हें दरअसल इनकी प्रभु जाको दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, तो जो ऊपर वाला है उसने इनकी बुद्धि को हर लिया है। अब ये क्या करेंगे, झारखंड में कितने डिप्टी सीएम बनाएंगे और कितने सीएम बनाएंगे? सीएम तो एक ही बना सकते हैं, डिप्टी सीएम 1 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, गॉड नोज बना देंगे, कुर्सी में किसी तरीके से टिके रहें। और जनता जो है अब इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इनका मैजिक जो है वो धूल दूसरित हो चुका है। अभी तो ये आप मानिए कुछ चीजें अंदर दबी हुई हैं, ढकी हुई हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये और थोड़ा आगे चलेंगे तो मोदी साहब को काम करना इतना मुश्किल हो चुका है ऑलरेडी, कि मुझे लगता नहीं है कि वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा वो टिके रह पाएंगे। उनकी हालत आडवाणी जी जैसी होना तय है। मार्गदर्शक मंडल में भी उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं, या वो अडानी ने जो अभी नया पोर्ट बना रहे हैं एक वहाँ महाराष्ट्र में, तो हाँ वो हमारे आपके पैसे से बन रहा है सर, मोदी जी के पैसे से थोड़ी बन रहा है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल अडानी साहब करेंगे। तो वो जो बना रहे हैं तो अब हो सकता है उस पोर्ट पर चले जाएं या कहीं चले जाएं। तो अभी तो जम्मू कश्मीर में एक बात साफ है, सब लोग इत्तेफाक करेंगे, खासतौर से जलील साहब अगर मुझे करेक्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, घाटी में खाता खुलने का कोई चांस नहीं है बीजेपी के पास। और जम्मू कश्मीर में 370 का नुकसान सबसे ज्यादा जम्मू के निवासियों को हुआ है। 370 का अगर किसी को वास्तविक नुकसान हुआ है तो वहां हिंदुओं को हुआ है, जम्मू के डोगराज को हुआ है, जम्मू के मूल निवासियों को हुआ है। कश्मीर के लोगों पर उतना 370 का फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। कालांतर में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इसलिए जम्मू में ज्यादा मुसीबत है बजाय घाटी के। घाटी में तो कुछ है ही नहीं। अब जम्मू में इतना सब प्रपंच रचने के बाद में क्या मिल पाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या वो जितना मतलब आप और हम सोच रहे हैं उतना भी बीजेपी वहां कर पाती है या नहीं कर पाती है, या बीजेपी वहां पर जम्मू में भी उनका सांकेतिक बीजेपी रह जाएगी, प्रतीकात्मक बीजेपी रह जाएगी वहां, क्योंकि डोगरा नाराज हैं, वहां के स्थानीय निवासी नाराज हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद वहां पर जो इंडस्ट्री आई है, जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, उसमें अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं उनकी वहां पर जम्मू में इतनी एंट्री हो गई है कि जम्मू का आदमी तो अपने को प्रवासी समझने लगा है, जो मूल नागरिक है वहां का। तो कल को हालांकि ये कश्मीर में भी होगी, लेकिन अभी जो है वो प्रताड़ित जम्मू का आदमी है, घाटी में साफ है। तो ऐसी स्थिति में ये टिकट के और जो उम्मीदवार हैं, जो आज भी चौथी सूची, मैं उसे चौथी सूची इसलिए कह रहा हूं कि तीसरी सूची एक और आई थी जिसमें एक कैंडिडेट का नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मतलब पहली सूची आई, 10 मिनट बाद कैंसिल हुई, फिर दूसरी सूची आई और फिर तीसरी सूची एक और आई जिसमें एक था, और चौथी सूची आज आई है। आज भी वहां जूतम पैजार है, वहां बुरी स्थिति है बहुत। वहां पर अभी विद्रोह सामने आया है नहीं आया, वरना और घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा में जूतम पैजार मची है, उसका सीधा सीधा जो है वो श्रेय जो जाता है वो अमित शाह और मोदी साहब को जाता है। और इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये ऐतिहासिक पुरुष साबित होंगे
और इनके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो 50-100 साल तक आगे, मतलब उसको कोई पानी पिलाने के लिए भी नहीं आएगा। सत्ता में आने की बात तो दूर है। तो मोदी जी ऐसा इंतजाम करके जाएंगे, क्योंकि देखिए इतिहास पुरुष बनना है उन्हें। वो मतलब 3 बार प्रधानमंत्री बने, इतनी बार झंडा फहराया। एक उसमें ये भी चीज शामिल है कि भाजपा को वो इस तरह नेस्तनाबूद करके जाने वाले हैं कि उनको वो मतलब आखिरी प्राइम मिनिस्टर ना हो। मुझे डर लगता है अभी अगर समझ जाए संघ वंग तो ठीक है जी। आनंद ठीक है, ठीक।